इससे पहले की वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स क्या होते हैं वो डिटेल में समझा है। अब इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 से ज़्यादा आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें 25 जनवरी 2020 तक टोटल 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। जिसमें सबसे पहला अमेंडमेंट 1950s में किया गया था, जो लैंड रिफॉर्म और 9 शेड्यूल से रिलेटेड था। वहीं जो सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 104th अमेंडमेंट, उसके तहत लोकसभा में ST/SC रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में और स्टेट असेंबली में जो उन्हें रिजर्वेशन मिलता था उसे रिमूव कर दिया गया है। लेकिन जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसका लास्ट आर्टिकल आज भी आर्टिकल 395 है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 से ज़्यादा आर्टिकल है, तो क्यों आज भी हमारा लास्ट आर्टिकल 395 है? तो फिर आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि स्टार्टिंग से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट्स थे। तो जो उसकी नंबरिंग है वो आज भी ऐसी की ऐसी ही है, लेकिन जो भी नए प्रोविजंस, आर्टिकल और पार्ट्स ऐड हुए हैं वो हमें ABCD के फॉर्म में दिखते हैं या फिर ABC के फॉर्म में ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 51A की, ठीक है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम जानते हैं वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। वो जुड़ा है 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है। साथ ही साथ इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 4A भी जोड़ा गया, ठीक है। तो इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स और आर्टिकल की संख्या बढ़ गई, लेकिन नंबरिंग वैसी की वैसी रही, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो ABC के फॉर्म में ऐड हुए हैं। तो आई होप आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो आइए अब हम समझते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स को, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर नेट, सेट या एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से बिलोंग करता है। तो आइए देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अब हम ये देखेंगे कि संविधान का पर्टिकुलर पार्ट किस प्रोविज़न से डील करता है और उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो सबसे पहले ईजीएस्ट वे में आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट जो है, जैसे हम पहला पार्ट को डील कर रहे हैं, वो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर समझिए, ठीक है। तो संविधान का जो पहला पार्ट है या पहला चैप्टर है वो यूनियन और उसकी टेरिटरी से डील करता है, ठीक है। मतलब संघ और उसके क्षेत्र, राज्य क्षेत्र से डील करता है। और इसमें हम देखते हैं जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे यूनियन, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट, टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया, ऐसे वर्ड को ये जो पार्ट है वो डिफाइन करता है। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट के रीनेमिंग, मर्जिंग, इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, उसका प्रोविज़न हमें इस पार्ट में मिलता है। और इस पार्ट में अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो ये आर्टिकल 1 से 4 तक के आर्टिकल को डील करता है। मतलब पहला पार्ट आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को डील करता है, जिसमें हमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप से डील करता है, मतलब नागरिकता से डील करता है कि कौन सा व्यक्ति नागरिक होगा, कौन सा व्यक्ति नागरिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पार्ट 2 में देखने को मिलती है, जो कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक के प्रोविजंस में डील करता है। अब हम पार्ट 3 को देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है, मौलिक अधिकार से डील करता है, जिसके अंदर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक के आर्टिकल्स आते हैं। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 से बिलोंग करता है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बिलोंग करता है। और ये अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल पार्ट 4 में आते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पार्ट 4A को डील करेंगे, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डील करता है, ठीक है। तो जो
भाग 4 क है हमारे संविधान का, वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो पार्ट 4A में हम आर्टिकल 51A को पढ़ते हैं। और ये भी जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से बिलोंग करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो कि यूनियन गवर्नमेंट मतलब संघ सरकार से रिलेटेड प्रोविज़न से डील करता है, जिसमें हम डिफरेंट चैप्टर्स देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव कौन होगा, पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या हैं, यूनियन जुडिशरी का अधिकार क्षेत्र क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजंस हैं। ये सारे प्रोविजंस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल जो पार्ट 5 है वो यूनियन गवर्नमेंट से डील करता है। अब हम देखेंगे पार्ट 6 जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स राज्य सरकार से डील करता है। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे चैप्टर्स देखते हैं, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पार्ट 6 में आता है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हाई कोर्ट्स, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब जो है वो हम पार्ट 6 में हमें देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक डील करता है। यहाँ पे मैंने ना छत्तीसगढ़ विधानसभा असेंबली की इमेज लगा दी है, तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये पार्ट 6 जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा से डील करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक याद रखने के लिए चीज़ों को मैंने वहाँ पर इमेज लगाया हुआ है। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ ना, इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ विधानसभा लगाया है। तो आपको बस उस इमेज से ये याद रखना है कि हाँ, ये स्टेट असेंबलीज या स्टेट से रिलेटेड प्रोविज़न डील करता है पार्ट 6। ठीक है, जो पार्ट 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डिलीट कर दिया गया है, उसे निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि जो पार्ट 7 था वो द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल 238 के जितने भी पार्ट बी के स्टेट थे उनसे डील करता था। तो उसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में पार्ट 9 को भी और पार्ट 7 को भी डिलीट कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पार्ट 7 जो है वो डिलीटेड पार्ट है। ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगी कि किस तरह ये डिलीट हुआ था पार्ट 7 और पार्ट 9, फिर पार्ट 9 में कैसे पंचायती राज को ऐड किया गया है। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आपको बस ये याद रखना कि 7th पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिलीटेड है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 238 से डील करता था। अब पार्ट 8 की बात करें तो जो पार्ट 8 है वो यूनियन टेरिटरी मतलब संघ राज्य क्षेत्र से डील करता है, जिसमें आर्टिकल आते हैं 239 से 242 तक। ठीक है, चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अभी करंट में कितने हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में, और वो कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी यूनियन टेरिटरीज़ मर्ज हुए हैं, बहुत सारे नए बने हैं, तो ये आपको बताना है। तो बेसिकली अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो इस पार्ट में यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड अलग अलग प्रोविज़न दिए हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली का अलग प्रोविज़न है। ठीक है, वहीं दिल्ली और पांडिचेरी के लिए अलग विधानसभा भी बनाया गया है ना। तो ऐसे अलग डिफरेंट प्रोविजंस हैं यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, जो जिससे ये जो पार्ट है वो डील करता है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब पार्ट 9 की बात करें तो पार्ट 9 जो है वो पंचायत से डील करता है, जिसमें आर्टिकल 243 से 243O तक के आर्टिकल्स आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पार्ट 9 एंड 7 जो है वो डिलीट कर दिए गए थे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, लेकिन जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आया था तब पार्ट 9 में जो है वो पंचायत के प्रोविज़न को पार्ट 9 को अलग से ऐड किया गया था। ठीक है, जो कि ग्राम पंचायत से डील करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पार्ट 9 जो है वो किससे डील करता है, या पंचायत जो है वो कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिया हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। वहीं अगर मैं पार्ट 9A की बात करूं तो ये म्यूनसिपैलिटीज़ से डील करता है, जो कि 74 अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में ऐड किया गया था। ठीक है, ये नया पार्ट है 9A, जो कि आर्टिकल 243P से 243ZZ तक डील करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9B, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सहकारी समितियों से डील करता है। तो पार्ट 9B भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2011 में ऐड किया गया था, जो कि आर्टिकल 243ZH से लेके 243ZT तक डील करता है।
तो आपको इसे याद रखना है। और मैं हिंदी मीडियम वालों को भी यही बोलूँगी, यही सलाह दूँगी कि आप आर्टिकल्स को ना ABC के फॉर्म में ही याद रखा करिए, क्योंकि हिंदी के जो आर्टिकल होता है ना, हिंदी का क ख ग, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अगर आप ABC के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको चीज़ों को सीक्वेंस में इमेज के साथ रिलेट करके याद रखना है, क्योंकि हमेशा से मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी इस तरह के पार्ट्स और आर्टिकल्स और डिफरेंट पार्ट्स किससे डील करता है इसको समझने में। इसलिए मैंने एक इमेज के थ्रू, जैसे ये इमेज लगा दिया है और 9B को इस तरह से लिख दिया है, तो इससे चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 है वो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया से डील करता है, ठीक है। और कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया है और कौन सा एरिया ट्राइबल एरिया है, इसको डिसाइड करने का अधिकार हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। तो आप ये इमेज में भी देख सकते हैं कि शेड्यूल एरिया को मेंशन किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे ट्राइबल एरिया को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली इसे शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो क्षेत्र होता है, ये जो एरिया होता है, वो बाकी एरिया की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो आदिम समाज के लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। तो इसलिए उनके डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और आइडेंटिफाई करके उन्हें शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया घोषित किया जाता है। तो हम पार्ट 10 में इन्हीं एरिया के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल 244 और 244A को डील करता है। और अगर मैं अनुसूची की बात करूं तो पार्ट 10 में जो भी प्रोविज़न मेंशन है वो हमें अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में डिटेल में देखने को मिलती हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो हम इसे डिटेल में देखेंगे। अब मैं पार्ट 11 की बात करूं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11 है वो सेंट्रल मतलब यूनियन और स्टेट के बीच जो संबंध होते हैं उसके बारे में डिस्कस करता है, जिसमें हम दो संबंध पढ़ते हैं। एक लेजिस्लेटिव रिलेशन जिसे हम बोलते हैं विधायी संबंध, वहीं दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस मतलब प्रशासनिक संबंध। तो ये दोनों संबंधों को हम भाग 11 में डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक डील करता है। तो अगर मैं पार्ट 12 की बात करूं तो पार्ट 12 में हम फाइनेंशियल रिलेशंस को देखते हैं, और इसी में हम फाइनेंस कमीशन, टैक्स, GST, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारे प्रोविज़न हमें पार्ट 12 में देखने को मिलते हैं। और अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो ये जो पार्ट है इसमें 264 से लेकर 300A तक के आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं पार्ट 13 की बात करूं तो पार्ट 13 जो है वो व्यापार वाणिज्य, ठीक है, भारत क्षेत्र के भीतर जितने भी व्यापार वाणिज्य होते हैं, समागम होते हैं, वो सबको डील करता है। तो ये आर्टिकल 301 से लेके 307 तक के आर्टिकल्स इस पार्ट 13 में देखने को मिलते हैं। देखिए हम लोग ये पार्ट्स और शेड्यूल्स ये सबको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान होगी और आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस वीडियो का अगर आप 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको सारे पार्ट्स याद हो जाएंगे कि कौन सा पार्ट जो है वो किस पर्टिकुलर प्रोविज़न से डील करता है। अब हम पार्ट 14 को देखेंगे। तो जो पार्ट 14 है वो है UPSC से डील करता है, ठीक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो आती हैं, सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारा। तो हम ये देखते हैं आर्टिकल 308 से लेके 323 तक। तो जो आर्टिकल 14 है वो UPSC से डील करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं बात करूँगी आर्टिकल 14A की, ठीक है। तो जो आर्टिकल 14A है वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। तो इस पार्ट को हम ट्रिब्यूनल्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में, अधिकरण के बारे में डील करता है। तो इसमें हम 2 आर्टिकल को पढ़ते हैं, आर्टिकल 323A और दूसरा है आर्टिकल 323B। तो आर्टिकल 323A जो है वो प्रशासनिक अधिकरण मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है। वहीं जो आर्टिकल 223B है वो अन्य मामलों के अधिकरणों के बारे में डील करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनका काम क्या होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो केंद्र व राज्य की जितनी भी लोक सेवाएं होती हैं या स्थानीय निकाय होते हैं, लोकल बॉडीज़, लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सबके जितने भी भर्ती से रिलेटेड या उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उनके सर्विस से रिलेटेड जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सबको ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ही डील करते हैं। और इसी आर्टिकल 323A के तहत 1985 में
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत हमें CAT मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और SAT मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन हम होते देखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम तो आपने सुना होगा, कैट, सैट। तो ये सब जो होते हैं वो यही सारे जो मामले होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं वो हमें इस ट्रिब्यूनल्स में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है डील करता है, जो ट्रिब्यूनल के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को डील करता है, तो आर्टिकल 323A है। वहीं इसमें जो अगर पार्ट्स की बात की जाए तो आर्टिकल 14A इसका पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट 15 की, जो कि इलेक्शन से डील करता है। तो अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 324 से लेके इसमें 329 तक के आर्टिकल आते हैं। आपको 329A याद नहीं रखना है, ये मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया है क्योंकि 329A को डिलीट कर दिया गया था बाद में, क्योंकि ये जो 329A आर्टिकल था वो PM और लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं उसके स्पेशल प्रोविज़न की बात करता था, जिसको बाद में हटा दिया गया था। तो आपको 329 तक ही याद रखना है। और अगर इस पार्ट की बात करूँ तो इस पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि इलेक्शन का प्रोसेस कैसा होगा, किसको वोटिंग राइट मिलेंगे, ठीक है, और बहुत सारे इलेक्शंस कैसे होंगे, निर्वाचन आयोग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस पार्ट में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट 16 की, जो कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की बात करता है ये पार्ट। ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लास। ठीक है, इसमें मेनली ST SC OBC के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल 330 से 342 तक डील करता है। और हम इसी पार्ट में देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट असेंबलीज़ में जो ST SC रिजर्वेशन होता है वो हमें इसी पार्ट के तहत देखने को मिलता है। वहीं हम ST SC OBC कमीशन भी देखते हैं। ठीक है, तो वो इसी पार्ट में ST SC कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट का जो गठन वगैरह का जो प्रोविज़न है वो हमें इसी पार्ट में देखने को मिलता है। तो आपको ये पार्ट याद रखना है कि जो विशेष वर्गों से संबंधित जो प्रावधान है वो हमें पार्ट 16 में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे पार्ट 17 की, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा से डील करता है। ठीक है, और अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो ये 343 से 351 तक डील करता है। तो इसमें हम बहुत सारे प्रोविज़न पढ़ते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, यूनियन की लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद क्या डायरेक्टिव्स दिए गए हैं लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करंट टाइम पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज है। ठीक है, तो ऐसे में उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न्स क्या हैं ये देखना होता है। फिर इसी पार्ट में हिंदी के लिए भी स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में पढ़ते हैं डिटेल में। तो ये आपको याद रखना है कि जो पार्ट 17 है वो ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा से डील करता है। अब हम देखेंगे भाग 18 मतलब पार्ट 18, जो कि एमरजेंसी प्रोविज़न से डील करता है। हम जानते हैं 3 प्रकार की एमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। तो ये हमें पार्ट 18 में देखने को मिलता है, जो कि आता है 352 से लेके 360 तक के आर्टिकल को डील करता है, जो कि नेशनल एमरजेंसी से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं पार्ट 19 की बात करूँ तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि जो पार्ट 19 है वो मिसलेनियस प्रोविज़न करता है, मतलब प्रकीर्ण है, मतलब जो कुछ बच गया होता है प्रोविज़न जो कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें इस पार्ट में उसका प्रोविज़न दिया गया है। अब हम बात करते हैं पार्ट 20 की। तो जो पार्ट 20 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान के संशोधन से डील करता है, जो कि हम जानते हैं जो आर्टिकल है 368 जिसके तहत संविधान में संशोधन होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होगा, मतलब उसकी पूरी प्रक्रिया दी हुई है। साथ ही साथ इसमें संशोधन के प्रकार भी दिए हुए हैं कि संशोधन किस किस प्रकार से होगा, साधारण बहुमत से होगा या विशेष बहुमत से होगा। ठीक है, तो ये सबका जो प्रोविज़न है वो हमें पार्ट 20 में दिखाई देता है। वहीं यहाँ पे हम पार्ट 21 और पार्ट 22 को साथ में पढ़ रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पार्ट जो 21 है वो कुछ स्पेशल प्रोविज़न संक्रमणशील विशेष उपबंध के बारे में बात करता है। ठीक है, वहीं अगर पार्ट 22 की बात करूँ तो वो संक्षिप्त नाम, ठीक है, हम जो पढ़ते हैं ना छोटा नाम, उसका शॉर्ट नेम क्या होता है, प्रारंभ कैसे होगा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ कैसे होगा, ये सब का जो प्रोविज़न है वो हमें भाग 22 में देखने को मिलता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इन्हें साथ में पढ़ लिया है। तो ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो इस तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट देखा, और हम जानते हैं कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे। ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस आए और अभी करंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम इस स्लाइड में देखेंगे कि कैसे कैसे नए प्रोविज़न्स ऐड हुए, ठीक है, और किस तरह ये जो 22 पार्ट 25 पार्ट्स में चेंज हो गया।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया था, ABCD। तो जो D कैटेगरी के स्टेट थे उनसे संबंधित जो प्रोविज़न्स था वो पार्ट 9 में था, और जो B कैटेगरी के स्टेट थे उनसे संबंधित प्रोविज़न पार्ट 7 में था। ठीक है, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1956 में आर्टिकल 1 को अमेंड किया गया था, क्योंकि हम जानते हैं इसी के तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, और जो आर्टिकल 1 होता है उसमें चेंज होते हैं, तब 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनती है ना। तो इसमें जो ABC का जो डिवीज़न था वो हट जाता है। इस वजह से वो जो डिवीज़न का जो हम देखते हैं शेड्यूल में जो मेंशन होता है, शेड्यूल 7 और 9, वो भी अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वो हट गया तो ऑब्वियसली बात है शेड्यूल से भी हट जाएगा। तो इस तरह भाग 7 और भाग 9 क्या होता है, खत्म हो जाता है उस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो इस तरह आप देखिए कि भाग 7 और भाग 9 क्या हो गया, टोटली निरस्त हो गया। ठीक है, लेकिन हम भाग 9 में क्या देखते हैं, अभी करंट में क्या देखते हैं, पंचायती राज देखते हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और भाग 9 में पंचायत को ऐड किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भाग 9 में पहले क्या था, फिर उसके बाद उसे निरस्त कर दिया गया 1956 में, उसके बाद फिर 73rd अमेंडमेंट के थ्रू इसमें पंचायत को जोड़ा जाता है। तो आई होप आपको 7 पार्ट और 9 पार्ट समझ आया होगा। तो इस तरह आपने देखा कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, लेकिन 1956 में ये दोनों पार्ट क्या हो गए, हट गए। तो अब हमारे पास कितने पार्ट्स बचे, 20 पार्ट बचे कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन ओवर द टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 और पार्ट्स ऐड हुए, तब जाके हमारा हो गया 25 पार्ट। अब इसको देखेंगे, जो 4th पार्ट A था, मैंने पहले ही बताया है, जो भाग 4 क है, फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है, जो 42nd अमेंडमेंट से जुड़ा। ठीक है, वहीं पार्ट जो 9 है, मैंने अभी बताया था पार्ट 9 पंचायत है, जो कि 73rd अमेंडमेंट से जुड़ा। वहीं पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज़ है, वो 74th अमेंडमेंट से जुड़ता है। वहीं पार्ट 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में ऐड होता है। वहीं जो होता है पार्ट 14A जो कि ट्रिब्यूनल से डील करता है, वो भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड होता है 1976 में। तो इस तरह ओवर द टाइम 5 नए पार्ट्स ऐड होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वाला, और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम शेड्यूल्स को पढ़ेंगे कि कौन सा शेड्यूल्स में कौन से प्रोविज़न दिया गया, उसको डिटेल में हम समझेंगे। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।